हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के एक नए लेक्चर को लेकर। राइट, देखिए लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है बॉन्ड एंथैल्पी को कंप्लीटली खत्म कर लिया था एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को लेकर। तो चलिए बात करते हैं आखिरकार एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती क्या है एंड किस तरीके से इन्हें हम कैलकुलेट करेंगे। राइट, तो हमारे पास अगर हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की, तो पहले ये समझिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। तो देखिए जब हमारे पास एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, जब हमारे पास एक एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, तो वहां पे हमारे पास सोल्ट बनता है प्लस में एक सोल्वेंट बनता है। राइट, और उस टाइम पर एनर्जी भी रिलीज होती है, उस टाइम पर एनर्जी भी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज क्यों होती है? क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। राइट, रिएक्शन कैसी होती है? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हाई अमाउंट में हीट रिलीज होती है जब एक एसिड बेस के साथ कंबाइन करता है। राइट, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी हो गई? व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद द बेस टू फॉर्म सोल्ट एंड सॉल्वेंट, दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि इस रिएक्शन में एसिड और बेस दोनों का जो नेचर है वो एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो क्या करेंगे, ये एसिड जो है वो बेस के इंपैक्ट को खत्म करेगा और जो बेस है वो एसिड के इंपैक्ट को खत्म कर देगा और क्या हो जाएगी वो चीज? न्यूट्रलाइज हो जाएगी। राइट, तो इंपैक्ट इनका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इस वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। राइट, तो जब हमारे पास एक मोल एसिड, जब हमारे पास एक मोल एसिड कंबाइन करता है एक मोल बेस के साथ, जब हमारे पास एक मोल एसिड कंबाइन करता है एक मोल बेस के साथ, उस टाइम पर जो एनर्जी रिलीज होगी या फिर एनर्जी चेंज होगा, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। राइट, तो ये देखिए हम जितनी भी एंथैल्पी की बात कर रहे हैं उसके लिए हमें क्वांटिटी तो फिक्स करनी पड़ेगी ना। तो हमने हर बार किसको फिक्स किया हुआ है? एक मोल को। तो हमने क्या कहा? जब एक मोल एसिड एक मोल बेस के साथ कंबाइन करता है, रिएक्ट करता है, उस टाइम पे जो एनर्जी चेंज देखने को हमें मिलेगा उसी को हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कह देते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन जो है मोल्स की टर्म्स में नहीं आते, ग्राम इक्विवेलेंट की फॉर्म में आते हैं। तो आपको वो डेफिनेशन भी समझनी पड़ेगी। क्या है वो डेफिनेशन? जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड, जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड कंबाइन करता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस के साथ, वो कंबाइन करेगा जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस के साथ, उस टाइम पर जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को हम क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब आप कहोगे सर ये ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे कैसे? सिंपल सी बात है, एग्जाम में हमारे घर का इंसान नहीं है जो हमें सिंपल सा क्वेश्चन देगा, हमें ग्राम इक्विवेलेंट निकालने पड़ेंगे। तो हम किस तरीके से निकालेंगे? देखिए ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा नॉर्मेलिटी को, आपको यूज करना पड़ेगा नॉर्मेलिटी को। तो जो नॉर्मेलिटी होती है इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाएगा नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इस रिलेशन को याद रखिएगा, इस रिलेशन को याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट बात, कई बार नॉर्मेलिटी गिवन नहीं होगी, मोलैरिटी गिवन होगी, उस टाइम पे आपको थोड़ा सा और एनहांस करना पड़ेगा अपने आप को। वहां पे आप क्या करोगे? जो नॉर्मेलिटी होती है वो इक्वल होती है मोलैरिटी मल्टीप्लाई एन फैक्टर की, ठीक है। अगर आपको नॉर्मेलिटी की जगह मोलैरिटी दे रखी है तो आप क्या करोगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को आप थोड़ा सा एक्सचेंज कर दोगे फॉर्मूले को, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपका बन जाएगा मोलैरिटी मल्टीप्लाई एन फैक्टर, जो कि इक्वल है नॉर्मेलिटी के मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वहां पे आप इस फॉर्मूले को क्या कर लोगे? यूज कर लोगे। सिंपल सी बात है। राइट, ये सिंपल से फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, और याद करने की भी जरूरत नहीं है। जो हमारा 11th का फर्स्ट चैप्टर है, फिर जो बेसिक है केमिस्ट्री का, दैट इज मोल कंसेप्ट, वहां पे हम कंसंट्रेशन टर्म्स को बहुत बारीकी में पढ़ते हैं। इनके ऊपर वीडियोस भी बनाई हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। राइट, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड जो है जब कंबाइन करेगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस के साथ, तो उस टाइम पे जो एनर्जी चेंज होगी, जो एनर्जी रिलीज होगी, उसी को हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अगर हम बात करते हैं, अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइन करता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइन करता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, चाहे कोई भी एसिड हो कोई भी बेस हो, तो अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट, याद रखिएगा मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक फिक्स्ड क्वांटिटी की, तो हम बात कर रहे हैं फिक्स्ड क्वांटिटी में 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में। तो जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइन करता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर आप कहो 1 मोल स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइन करेगा 1 मोल स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, उस टाइम पर हमारे पास
-57.1 किलो जूल जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। -57.1 किलो जूल जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। अब माइनस क्यों लगाया, तो यहाँ पे माइनस इंडिकेट कर रहा है रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज हुई है, इसके अलावा ऐसा कोई भी कन्वेंशन, इसके अलावा ऐसा कोई भी यूज नहीं है। तो माइनस जब भी हम लगाएंगे इसका मतलब क्या है, एनर्जी रिलीज होती है। तो जो आपके पास इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी वो क्या होगी, हमेशा नेगेटिव। ये हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। जिस तरीके से हमारे पास इंथैल्पी ऑफ कंबशन हमेशा नेगेटिव थी, उसी तरीके से इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी क्या होगी, हमेशा नेगेटिव हमें देखने को मिलेगी, राइट। तो अगर हम बात करेंगे, अगर हमारे पास मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, तो कहने का मतलब क्या है, मैंने एसिड तो स्ट्रॉन्ग ले लिया लेकिन साथ में वीक बेस है, या फिर मैंने वीक एसिड ले लिया और मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, या फिर तीसरा केस क्या बन सकता है, वीक एसिड है और वीक बेस है, राइट। तो क्या एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रहेगी, तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या रहेगी, वेरी रहेगी। डिपेंड करता है हमने क्या एसिड लिया है, क्या बेस लिया है। बट एक बात तय है, और वो बात ये है कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कम रहेगी -57.1 किलो जूल से। इन तीनों ही केस में वेरी तो करेगी, लेकिन जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है हर बार क्या रहेगी, कम रहेगी, -57.1 किलो जूल से। कम क्यों रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हमने दो बेस्ट कंपाउंड ले लिए थे, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे, राइट। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहां पे होगी, जब स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइन करेगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, एंड दैट इज अ फिक्स्ड वैल्यू, दैट इज -57.1 किलो जूल, राइट, पर मोल। अब पर मोल की कहा समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम एक मोल की ही बात कर रहे हैं, एक मोल के लिए निकाली है। लेकिन अगर एक भी कंपोनेंट वीक हो जाता है, एक भी कंपोनेंट वीक हो जाएगा, तो वहां पे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या हो जाएगी, -57.1 किलो जूल से कम हो जाएगी। एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन हमारे पास क्या है, अगर हम हाइड्रोजन फ्लोराइड लेते हैं, अगर हम हाइड्रोजन फ्लोराइड लेते हैं, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड के लिए जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रहती है ये ग्रेटर देन -57.1 किलो जूल रहेगी, ठीक है। हाइड्रोजन फ्लोराइड एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो क्या रहेगी, -57.1 किलो जूल से ज्यादा रहेगी। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो बेसिकली नॉलेज बेस्ड होता है कि आपने ये पढ़ रखा होगा तो डायरेक्टली टिक हो जाएगा, और नहीं पढ़ रखा तो फिर तुक्केबाजी वाली बात हो जाती है, राइट। तो ये था हमारे पास एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को लेके। अब चलिए बात करते हैं इसके ऊपर किस टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल को लेके। तो बेसिक से न्यूमेरिकल है, ज्यादा लेंथी न्यूमेरिकल नहीं है। मोल कंसेप्ट आपको थोड़ा सा इन्वॉल्व करवाएगा ये एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का टॉपिक। तो अगर आपको मोल कंसेप्ट अच्छे से आता होगा तो आसानी से आप कर लोगे, अदरवाइज कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कई बच्चों की जो नॉर्मेलिटी वाला टॉपिक है वो अच्छा नहीं होता है, वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने नॉर्मेलिटी को बहुत ही शानदार तरीके से समझाया हुआ है, ये मैं नहीं बच्चे कहते हैं, राइट। तो आप उनको देखकर जो है सीख सकते हो नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट, राइट। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन को लेकर। तो मान लीजिए मुझे कहा जाए कि आपके पास 4 एसिड है, एक ए एसिड है, एक बी एसिड है, एक सी एसिड है और एक डी एसिड है। इनकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दे रखी है, इनकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दे रखी है। ए की दे रखी है मान लीजिए -12 किलो जूल पर मोल, बी की दे रखी है मान लीजिए हमारे पास -13.9 किलो जूल पर मोल, सी की दे रखी है मान लीजिए 10 किलो जूल पर मोल, और डी की दे रखी है मान लीजिए हमारे पास 18.5 किलो जूल पर मोल। कोई भी रैंडम हमने ले लिया, राइट। अब हमें कहा गया बताओ इनकी पीएच ऑर्डर क्या होगा, इनका पीएच ऑर्डर क्या होगा। तो वो थोड़ा सा इक्विलिब्रियम आपके साथ रिलेट कर दिया हमने थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि इक्विलिब्रियम की जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है। तो देखिए हमें पता है पीएच जो है वो इक्वल होती है माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन के। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन। अब हमारे पास जो पीएच स्केल है ये कहां से कहां तक होता है, 0 to 14। जो पीएच स्केल है कहां से कहां तक होता है, 0 to 14। न्यूट्रल पीएच कितनी होती है हमारे पास, 7, राइट। जितना हम लेफ्ट में मूव करेंगे उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, राइट, उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और जितना ज्यादा हम राइट में मूव करेंगे उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। एक बात तो समझ में आ गई। तो मेरे पास जितनी कम पीएच यानी कि उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। मैंने कहा मेरे पास एक एसिड है जिसकी पीएच जो है वो 6 है, एक एसिड है जिसकी पीएच 1 है, तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो मैं कहूंगा जिसकी पीएच जितनी कम उसकी उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ।
और ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, हमारे जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड उतना ज्यादा डिसोसिएशन होगा, जितना ज्यादा डिसोसिएशन हो जाएगा उतना ज्यादा H पॉजिटिव आयन हमें मिलेगा, और जितना ज्यादा H पॉजिटिव आयन हमें मिलेगा उतनी कम pH हो जाएगी, राइट। इतना आपको कंसेप्ट पता है। तो यहाँ पे देखिए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दे रखी है। अब कौन सा एसिड ज्यादा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कर देगा, एक बात सोचो, कौन सा एसिड ज्यादा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन देगा? जो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उसकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन उतनी ज्यादा। इतनी बात समझ में आ गई? क्योंकि हमने कहा था जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट हम डाल देंगे उतनी ज्यादा रिलीज होगी एनर्जी। तो जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सबसे ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की पहले, तो इनको हम अरेंज कर लेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ में। सबसे ज्यादा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डी की है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो गई डी की। उसके बाद किसकी है? बी की। उसके बाद हमारे पास ए की। उसके बाद हमारे पास सी की। अब कुछ नालायक बच्चे ऐसे होंगे वो ये कहेंगे सर यहाँ पे तो नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, सॉरी यहाँ पे तो सर नेगेटिव है। तो नेगेटिव का मतलब तो जितना बड़ा नेगेटिव वैल्यू उतनी छोटी हो जाती है। अरे मूर्खों, मैंने ये भी तो कहा है नेगेटिव यहाँ पे सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हुई है, इसके अलावा कोई मैग्नीट्यूड से इसका लेना देना नहीं है, राइट। नेगेटिव बस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ हो गई। अगर ये एसिडिक स्ट्रेंथ है तो H पॉजिटिव आयन सबसे ज्यादा किसमें होंगे? जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड। जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड उतने ज्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज करने की क्षमता रखेगा। यानी कि हम कहेंगे H पॉजिटिव आयन सबसे ज्यादा D के, फिर B के, फिर A के और फिर C के। जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, और जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतनी कम pH। अभी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, जितना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम pH, राइट। तो यानी कि pH ऑर्डर क्या हो जाएगा? एसिडिक स्ट्रेंथ का अपोजिट। तो हमारे पास D की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा थी, तो pH सबसे कम इसकी हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड हैव अ लोअर pH एंड वीकर एसिड हैव अ हायर pH, राइट। तो D की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, तो इसकी pH सबसे कम। देन आ जाएगा B, देन आ जाएगा हमारे पास A और देन आ जाएगा हमारे पास C। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा है, राइट। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। न्यूमेरिकल थोड़ा सा करते हैं हम। ये कंसेप्चुअल पार्ट था कि आपको मैं समझा सकूं कि क्या मतलब है एक्टिविटी में एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से। अब थोड़ा सा बात करते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन की। क्वेश्चन में हमें कहा गया है, मान लीजिए 200 ml जो है 200 ml 0.2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड कंबाइन कर रहा है हमारा 400 ml 0.2 मोलर NaOH के साथ। हमसे पूछा गया, बताओ इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगी? इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगी? ये सिंपल सा क्वेश्चन, राइट। चलिए बात करते हैं फिर। एक एसिड दे रखा है और एक बेस दे रखा है। इतना तो समझ में आया कि एसिड बेस रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। अब पहले तो ये देखो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड इनऑर्गेनिक एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। यानी कि मुझे एक बात पता है, स्ट्रॉन्ग एसिड जब कंबाइन करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो वहां पर हमारे पास -57.1 किलो जूल की जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, ठीक है। मैं ये कहूंगा जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइन करेगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तब इतनी एनर्जी रिलीज होती है। एक बात समझ में आ गई? तो क्यों ना मैं ये निकालूं कि कितने ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पे मेरे पास एसिड परसेंट है और कितने ग्राम इक्विवेलेंट मेरे पास यहाँ पे बेस परसेंट है, राइट। अब देखिए मैंने कहा था नॉर्मेलिटी जो होती है वो इक्वल होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ पे वॉल्यूम हमें एमएल में दे रखी है, तो सबसे पहली बात, अगर आप वॉल्यूम को मिलीलीटर में रखोगे तो वहां पे ग्राम इक्विवेलेंट नहीं निकलेंगे, वहां पे निकलेंगे मिली इक्विवेलेंट, राइट। तो हम क्या कर लेंगे, वॉल्यूम को चेंज कर लेंगे लीटर में। एक तो ये तरीका है, या फिर आप क्या करो मिली इक्विवेलेंट के साथ यूज कर लो, तो आपकी मर्जी है, जिसमें आप कंपैटिबल हो कंफर्टेबल हो वो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। मैं ज्यादा कंपैटिबल रहता हूं कि मैं वॉल्यूम को इनिशियली ही चेंज कर लूं ताकि बाद में धक्का मुक्की ना करना पड़े, बाद में कहीं माइंड से स्लिप हो जाए कि मैंने मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकाल लिए, मैं ये भूल जाऊं कि मुझे ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना था। तो मुझे आसान ये लगता है, मैं पर्सनली बताऊं तो, कि मैं इनिशियली ही जितने भी यूनिट कन्वर्जन है वो सारे के सारे कर लूं, ताकि न्यूमेरिकल स्टार्ट होने से पहले ही एक टेंशन खत्म हो जाए कि हाँ यूनिट कन्वर्जन मेरे हो चुके हैं, अब मैं जो भी निकालूंगा वो सही यूनिट में निकलेगा, राइट।
चलिए, अब नॉर्मलिटी तो हमें दे नहीं रखी, हमें मोलरिटी दे रखी है। तो मैंने कहा था नॉर्मलिटी जो है वो इक्वल होती है मोलरिटी मल्टीप्लाई एन फैक्टर के, ठीक है। नॉर्मलिटी इक्वल होती है मोलरिटी मल्टीप्लाई एन फैक्टर के, तो मैंने नॉर्मलिटी को रिप्लेस कर दिया मोलरिटी से। अब देखिए पहले क्वेश्चन में सल्फ्यूरिक एसिड की हम बात करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की हम बात करते हैं, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास मोलरिटी मल्टीप्लाई एन फैक्टर मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट। अब वॉल्यूम मेरे पास यहां पर ml में है, इस बात को ध्यान रखना। मोलरिटी कितनी दे रखी है सल्फ्यूरिक एसिड की 0.2। एन फैक्टर क्या होता है एसिड के केस में, एन फैक्टर का मतलब होता है वो कितने H पॉजिटिव आयन दे सकता है। तो एक सल्फ्यूरिक एसिड 2 H पॉजिटिव आयन दे सकता है, तो यहां पे एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। वॉल्यूम कितनी दे रखी है 200, डिवाइड कर दूंगा 1000 से, क्यों, क्योंकि ml में था लीटर में कन्वर्ट करना, ये कैंसिल आउट हो गया। इसको डालते हैं 10 यहां पे बन गया, राइट। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 by 100 that is 0.08। तो 0.08 ग्राम इक्विवेलेंट मेरे पास प्रेजेंट है। क्या एक बात समझ में आ गई, 0.08 ग्राम इक्विवेलेंट मेरे पास प्रेजेंट है, राइट। कैलकुलेशन ठीक है ना, 2 दूनी 4 दूनी और ठीक है। अब बात करते हैं NaOH की, तो सेम है, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं। तो क्या फॉर्मूला है, मोलरिटी, मोलरिटी कितनी है 0.2 मल्टीप्लाई एन फैक्टर। तो बेस के केस में एन फैक्टर होता है कितने OH नेगेटिव दे सकता है, तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोक्साइड है तो एक ही देगा, तो एन फैक्टर कितना हो गया 1 मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितनी दे रखी है 400 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 1000, राइट। पॉइंट को डालने के लिए एक 10 से मल्टीप्लाई 4 कर दिया, तो यहाँ पे कितना बन गया 800 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये बन गया 0.08 ग्राम इक्विवेलेंट। इतना समझ में आ गया। अब हमें पता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कंबाइन करता है तो वहां पे -57.1 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपस में कंबाइन करने से रिलीज होती है -57.1 किलो जूल एनर्जी। तो 0.08 से कितनी होगी 0.08 ग्राम इक्विवेलेंट से रिलीज हो जाएगी 0.08 मल्टीप्लाई -57.1 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये था एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, कि जब एक एलोट्रोप दूसरे एलोट्रोप में कन्वर्ट होता है, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन के बारे में, सॉरी, जब एक एलोट्रोप दूसरे एलोट्रोप में कन्वर्ट होता है तो वहां पे किस तरीके से एनर्जी चेंज देखने को हमें मिलती है। तो अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे सोशल हैंडल्स पे मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।